वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया और इस भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही मची है। वेनेजुएला में 10,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी काराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का झटका आता है और संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान और हताहतों की आशंका जताई है। साथ ही आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल को दहलाने वाली है। और जापान में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 39 सेकंड में 2 बार जोरदार झटके और ये तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ हिल रहा है। धरती कैसे डोल रही है, हिल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का ये भूकंप है। देखिए, रिक्टर स्केल पर जब 5 तीव्रता से ज्यादा मापा जाता है तो ये मापदंड अधिक की श्रेणी में आता है, यानी कि तीव्रता काफी ज्यादा मानी जाती है और 7.5 एक अच्छी खासी तीव्रता थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। आफ्टर शॉक की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक बार तो ऐसा भूकंप आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में, कुछ घंटों में एक बार फिर से इसी तरह का झटका देखने को मिले। 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। आप सोचिए कि स्थिति की भयावहता कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा ये भूकंप होगा, किस कदर तबाही मची होगी। वेनेजुएला में भूकंप से तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया और कैसे धरती हिली है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, एनसीईआरटी ने क्लास 9 के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी किया है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इस अध्याय में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। किताब में छात्रों को यह भी समझाया जाएगा कि आपातकाल होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। साथ ही जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी आंदोलनों को इसके प्रमुख कारणों के रूप में शामिल किया गया। इस चैप्टर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख है जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। इसके अलावा जनवरी 1977 में चुनाव कराने की घोषणा और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की जानकारी भी इसी चैप्टर में दी गई है। तो एनसीईआरटी की किताब में इमरजेंसी चैप्टर को जोड़ा गया है। 9वीं के सोशल साइंस की किताब में आपको ये चैप्टर नजर आएगा। बच्चों को इसके बारे में शिक्षित किया जाएगा। इमरजेंसी क्या होता है, उस दौरान कैसे हुआ और क्या कुछ बाध्यताएं आई, ये सारी जानकारी दी जाएगी। इस बीच पूर्णिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरे ट्रैक्टर को निकालने में हादसा हुआ है। परिजनों का पोस्टमार्टम से इनकार है। डगरवा के दोघड़िया टोला की घटना बताई जा रही है। पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पूर्णिया से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 मजदूरों की मौत की खबर है और पूर्णिया से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पानी भरे गड्ढे में कैसे ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर ही गिर गया है, समा गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे हुआ ये हादसा? ये ट्रैक्टर में हुआ। ट्रैक्टर पलट गया है। ट्रैक्टर पलट गया। किसमें, नदी में है? जी। कितने लोग था, मतलब मट्टी का डाव बकायदा उसमें रास्ता बना हुआ था खेत में जाने के लिए। अच्छा। वो खेत में उतर रहा था, वो ट्रैक्टर पलटी मार दिया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 3 लोगों की। 3 लोगों की मौत हुई है। कौन कौन मौत, किन की मौत हुई है? एक ड्राइवर था, एक मजदूर था, एक बच्चा था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहा था टोचन करने के लिए, दूसरा गाड़ी को खींचने के लिए। दूसरे गाड़ी को टोचन करने के लिए। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। जेसीबी वर्कशॉप धू-धू कर जल उठा है। आग की लपटें भयावह हो गई है। आग के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है।
घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। बैरिया बस स्टैंड और चांदनी चौक के बीच की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में आगलगी की घटनाएं आए दिन हो रही है और इस तरीके से अग्निशमन विभाग भी एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि आग कैसे लगी, किस कदर लगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। और आग की भयावहता आप देख सकते हैं, आग कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ बढ़ रहा है। जेसीबी वर्कशॉप धू-धू कर जल उठा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हम सोए हुए थे, दूसरा कोई फोन किया कि प्लास्टिक वाला गोदाम में आग लग गया है और आपके वर्कशॉप है जेसीबी वाला, उसके पीछे जा रहा आग। तब दौड़ते हुए आए हैं। अरुण जी, अपना मशीन निकलवाइए जल्दी, ब्रेक डाउन है। हमारा जेसीबी का वर्कशॉप है, गैराज है। जल गया होगा, एक तो जल गया है और एक में आधा नुकसान है। 12:20 में अग्निशमालय में सूचना प्राप्त हुआ कि बैरिया बस स्टैंड और कौन लक्ष्मी चौक है, चांदनी चौक के बगल में एक बड़ा सा कबाड़ा का गोदाम है। कबाड़ा मैंने जमा किया था, उसमें आग लगी हुई। आग बहुत भयंकर थी क्योंकि प्लास्टिक के बहुत से उसमें बहुत स्टोर करके रखा गया था। तो हमारे फायर स्टेशन से 5 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ी यहाँ घटनास्थल पर पहुँची। आग बड़ी रहने के कारण हाजीपुर को भी सूचना दिया गया। रात 12:15 बजे आज बैरिया गोलंबर के पास में जो यहाँ पे एक धर्म काटा है, उसके पीछे जो है कुछ कचरे के ढेर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद जो है पुलिस की टीम और फायर की टीम जो है मौके पहुंची। यहाँ एसडीपीओ टाउन 2 और एसडीओ भी यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ मौके पे आ गए थे, एसएचओ भी यहाँ मौके पे आ गए थे। उसके बाद से यहाँ कुछ जो सूचना प्राप्त हुई उसके हिसाब से यहाँ कुछ जेसीबी में का रिपेयर का दुकान भी है, जिसमें कुछ जेसीबी में आग लगने की सूचना भी है। हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। धनवा घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। गहरी खाई में ट्रेलर गिर गया। हादसे के बाद ट्रेलर में चालक फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंची है। वाहन के अनियंत्रित होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। धनवा घाटी में जुटी लोगों की भारी भीड़, चालक को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई है। और हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वाहन अनियंत्रण से हादसे की आशंका जताई जा रही है। चालक को निकालने की कोशिश तेज है। लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ी हुई है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार किया जा रहा है। धनवा घाटी में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर के 8वें दिन भोजपुर के एसपी राज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की है और एक-एक सदस्य की बात को गंभीरतापूर्वक सुना है। भरोसा दिलाया है कि सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। एसपी ने परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि यहां वो अपनी बात कहने नहीं आए, बल्कि परिवार की बात सुनने आए हैं। एसपी के सामने पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। एसपी साहब आए हुए थे, क्या बात? एसपी साहब आए थे तो कहने कि सीबीआई जांच हुई। हमने में से जांच बूझ करके जेकर गलती हुई ओकरा के सजाए दिया। एसपी साहब जो बात दूर तक कहीं है, दूर संतोष कहीं हाँ पानी क्या कुछ एक हफ्ते बाद एसपी रुआ घरे ही है? हाँ, बीच में नहीं ना, बीच में नहीं है। क्या लगता है इसे कितने आप संतुष्ट? अब देखिए, अब इंसाफ मिलने के बाद ही ना बुझाएगी। अच्छा, सुरक्षा देने की बात कही, लेकिन हाँ। आप लोग बोले उनसे भी हमको डर है। हाँ, तो डर बढ़ नहीं गया। क्या बोले सुरक्षा को लेकर? क्या हाँ, बोले? कल की ना जांच बूझ के हम ऐसे करेंगे। ये हुई कि वो बोले थे बॉडीगार्ड यहाँ पे देने के लिए, तो हम मेरा मांग यही था उनसे कि जो भी यहाँ पे करे चाहे रखें, कि सब उन्हीं के निगरानी में जांच करके यहाँ पे रखा जाएगा। वो बोले कि हाँ जो भी होगा मेरे ऊपर आएगा। कुछ भी होगा तो? हाँ, कुछ भी होगा। हाँ, राज आप लोग को डर लग रहा है? हाँ, हमको तो डर लग रहा है, इसीलिए हम उनको उनसे मांग किए हैं। तो बोले कि अपना निगरानी में जांच करके यहाँ भेजेंगे। कुछ भी होता है, हाँ, जो भी थाना से आएंगे, जो भी उनके आएंगे तो उस जांच करके यहाँ भेजेंगे। अगर कुछ भी होता है तो वो बोले कि हम अपने ऊपर लेंगे। पहली बार भोजपुर एसपी राज पहुंचे हुए थे आपके घर पे, क्या बात हुई? आपसे क्या बात कर रहे थे?
हमसे तो ये बात कर रहे थे कि मतलब इस जो भी बिंदु यहाँ उठता है कि मतलब पिस्टल फेंकने के बाद वो उनको क्यों मारा गया, गोली क्यों चलाई गई, बस वो यही बोले और चुप हो गया। और कुछ मतलब जांच होगी, जांच होगी। अभी कोई संतुष्ट नहीं है, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। सब क्या है क्या नहीं है ये हमको पता नहीं है। हमको न्याय चाहिए किसी भी हाल। आप लोग बोले कि हमें न्याय हाँ, चाहिए। हमें न्याय चाहिए। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फैजल खान और रोशन आनंद विवाद से जुड़ा मामला। रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना जो आरोप इन लोगों पर लगे थे वो निराधार हैं। रोशन आनंद को पहले ही बेल मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान और रोशन आनंद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में सुनवाई हुई है और रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को भी जमानत मिल गई है। इस खबर की अधिक जानकारी पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित हमें देंगे। अमित, क्या कुछ जानकारी है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? पूरे मामले को लेकर के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जो बेंच है जो इस पर मामले की सुनवाई कर रही थी उन्होंने दोनों ही पक्ष की जो बात है उसको सुना और जो स्पेशल पीपी हैं वो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील है यानी कि जो रोशन आनंद के वकील हैं उन्होंने अपनी बातों को पूरी जोर तरीके से रखा और उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि ये जो आरोप लगे हैं ये बुनियाद है, क्योंकि ये सिंगल इंजरी है और इसमें इन दोनों की संलिप्तता नहीं है, जिसे कोर्ट ने देखा और जो पुलिस की जो डायरी थी उसको देखने के बाद कोर्ट ने इन दोनों को, रोशन आनंद के जो सहयोगी हैं अभिषेक और गौरव, दोनों को नियमित जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। और अब चूंकि कोर्ट से जमानत मिली है तो जाहिर सी बात है कि बेल बॉन्ड जो है वो भरा जाएगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद ये पेपर कोर्ट जो है उससे अप्रूव कराने के बाद जो है जेल भेजा जाएगा और बेउर जेल से आज दोनों शाम तक जो है वो बाहर आ जाएंगे। अभिषेक और गौरव जो है वो दोनों जमानत के आधार पे बाहर आएंगे। हालांकि पहले ही रोशन आनंद जो है वो जमानत पा करके बाहर है, तो ऐसे में सीधे तौर पे कहा जाए कि जो फैजल खान है और रोशन आनंद का जो विवाद है उस मामले में आज ये बड़ी खबर है। पटना हाई कोर्ट से बड़ी माफ कीजिएगा पटना सिविल कोर्ट से जो है वो बड़ी राहत रोशन आनंद के दोनों सहयोगियों को मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कोर्ट ने इस पूरे मामले को निराधार माना है। रोशन आनंद को पहले बेल मिल चुकी है और इस मामले में लगातार एक्शन जारी है। फिलहाल खान फायरिंग केस के बाद अब लगातार एक्शन कार्रवाई की जा रही है। फैजल खान, रोशन आनंद से जुड़ा ये पूरा मामला, रोशन के 2 सहयोगी को भी जमानत दी जा चुकी है। के वकील जो है राघव हमारे साथ मौजूद हैं। राघव जी, रोशन आनंद के जो कर्मी हैं 2 सहकर्मी, उनको बेल मिली है? जी, बेल मिल गई है आज और हम लोग अब बेल बॉन्ड का प्रक्रिया करेंगे और बहुत जल्द वो रिलीज हो जाएंगे। किस ग्राउंड पे बेल मिली है? कोर्ट ने क्या? 109 का सेक्शन नहीं बनता है, नो क्रिमिनल इंसिडेंट, इस पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये सब ग्राउंड को भी देखते हुए बेल मिल गया। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो तर्क क्या दिया है? स्टेट की तरफ से सरकारी पीपी साहब थे, वो अपना पक्ष रखे, हम लोग अपना पक्ष रखे। रोशन आनंद को पहले ही जमानत मिली हुई है? जी, रोशन आनंद सर को पहले जमानत मिल चुकी है। चलिए, तो ये राघव जी हैं, रोशन आनंद के वकील हैं, बता रहे हैं कि रोशन आनंद को तो पहले से जमानत मिली हुई थी और अब उनके दोनों जो कर्मी हैं, सहकर्मी, उनको कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दोनों को जमानत मिल गया है। अभिषेक और गौरव जो है वो अब जल्द जेल से बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, ईओयू की टीम ने काली कमाई के एक और धन कुबेर पर शिकंजा कस दिया है। भवन निर्माण विभाग के घूसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवन कुमार के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में गहने और जेवरात के साथ कैश भी जब्त हुए हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीरें हैं पटना के यमुना निवास अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर B305 की, जहां भवन निर्माण विभाग के घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार की काली कमाई से पर्दा उठ रहा है। ईओयू की टीम पवन कुमार के फ्लैट के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। गहने, जेवरात, कैश, दस्तावेज, एक एक चीज की गहन जांच चल रही है। फ्लैट से ईओयू सोने चांदी के बर्तन और जेवरात का हिसाब लगा रही है। ईओयू को जब घूसखोर इंजीनियर की काली कमाई का पता चला तो टीम ने एक साथ पटना, नोएडा
और दिल्ली में पवन के ठिकानों पर धावा बोल दिया। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संपत्ति जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पटना में घुसखोर इंजीनियर का 3 करोड़ का फ्लैट है। यही नहीं, भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में इंजीनियर का मकान है। नोएडा सेक्टर 75 में फ्लैट है। नोएडा में ही एक और आवासीय ठिकाना है। नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में भी फ्लैट है। इंजीनियर पवन कुमार के नोएडा ठिकाने पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सेक्टर 75 मैक्स ब्लिस व्हाइट सोसाइटी में सर्च अभियान में बॉन्ड, रजिस्ट्री, डिजिटल एविडेंस, केस से जुड़े कई अहम दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजातों की जांच पड़ताल की गई। इंजीनियर पवन कुमार के पास आय से ज्यादा 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। बड़ा सवाल है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये संपत्ति कैसे बनाई? क्या इस काली कमाई में और भी साझीदार हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पवन कुमार के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आय से 103.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। पटना, भागलपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर तलाशी है। देर शाम तक जारी रही छापेमारी की कार्रवाई 13 भूखंड, फ्लैट और मकान के कागजात बरामद हुए हैं। पत्नी और बेटे के नाम पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति खरीद के दस्तावेज मिले हैं। श्री कृष्णापुरी फ्लैट से 5,15,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। तलाशी में 39 लाख के आभूषण मिले हैं। 18 बैंक खाते पीपीएफ में करीबन 90 लाख रुपए जमा हुआ मिला है और कई बीमा पॉलिसी और निवेश के कागजात भी बरामद हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई और विदेश यात्रा पर खर्च की जांच हो रही है। नोएडा और आसपास अन्य संपत्ति की भी जांच में जुटी है ईओयू का दावा है कि आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है। और देखिए, बाढ़ रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी, शादी विवाह के लगन और विभिन्न परीक्षाओं की वजह से ट्रेन में भारी भीड़ नजर आई है। यात्रियों को ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई यात्री रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रैक पार कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हुए नजर आए। ट्रेन खुलने के बाद भी बड़ी संख्या में यात्री चढ़ने की कोशिश करते रहे। कई यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजे और पायदान पर लटककर यात्रा करने को विवश नजर आए। मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 फर्जी अस्पताल सील हो गए हैं। लाल गोपाल क्लिनिक और संजीवनी चाइल्ड केयर सील किया गया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिल गई थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचना मिलने के बाद व्यापार मंडल स्थित एक भवन से बच्चे के रोने की आवाज आई। उसके सत्यापन के लिए जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची तो भवन से बाहर ताला लगा हुआ नजर आया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज लगातार आती रही। बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए टीम ने ताला को तोड़कर अंदर घुसने के बाद एक नवजात वार्मर पर रखा हुआ मिला, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था ही नहीं। जांच के दौरान अस्पताल परिसर से लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन बरामद हुआ है, जिस पर डॉक्टर पी कुमार और डॉक्टर के पाठक का नाम लिखा हुआ था। हालांकि बच्चे के परिजनों ने बताया कि उनका इन चिकित्सकों से कोई संपर्क नहीं था। परिजनों ने सुजीत कुमार नाम के व्यक्ति पर अस्पताल संचालन का आरोप लगाया, जो पहले भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालन के मामले में जेल जा चुका है। और इसी क्रम में प्रशासन ने पुराना बाईपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर की जांच की है, जहां बिना चिकित्सक और कर्मियों की मौजूदगी के 4 बच्चों को नीकू वार्ड में रखा गया। सभी बच्चों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने दोनों संस्थानों को सील कर दिया है। कोई भी चिकित्सकीय पदाधिकारी, कोई डॉक्टर या कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था और बच्चा काफ़ी रो रहा था और बेतहासा रोए जा रहा था। नीचे जाकर के हम लोगों ने जब पेरेंट्स के बारे में पूछताछ किया तो आधे घंटे के बाद उनके माता पिता आए, जिन्होंने बताया कि उनका बच्चा है और उन्होंने रात में यहाँ पर एडमिट किया था। परंतु जिस समय हम लोग आए हैं और जब पेरेंट्स भी आए तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई डॉक्टर या कोई भी स्पेशलाइज्ड लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे। जामताड़ा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर है। विनय सोरेन विश्वकर्मा तिर्की की मौत हो गई है। सनातन हांसदा की भी मौत हुई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और बारिश के वक्त मिट्टी के घर में शरण ली हुई थी। 2 अलग अलग जगह पर घटना हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और बात अब बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। बिहार में मौसम का तल्ख तेवर लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी पटना समेत बिहार के 14 जिले लू की चपेट में हैं। वहीं सीमांचल के जिले में बारिश होने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। में मौसम की बेरुखी लगातार देखने को मिल रही है। लगातार चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को जीना मुहाल कर रखी है। आज भी मौसम की तल्खी जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि पटना समेत बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और बताते ये चलें कि सीमांचल के सभी जिलों में भारी बारिश और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। पटना में 24 घंटे के अंदर जो है बारिश और लू दोनों ही परिस्थिति बनी रही। और बताते ये चले कि जो आज पछुआ के प्रभाव से अधिकतम तापमान जो है वो 5.3 डिग्री जो है वो ऊपर चला गया है, जिससे हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। और जो जानकार हैं मौसम विभाग के वो बता ये रहे हैं कि पटना समेत जो 14 जिले हैं वहाँ पे उमस भरी गर्मी जो है, तल्ख जो धूप है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा और हीट वेव जो है वो भी देखने को मिलेगी। बताते ये चलें कि 28 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के जो संभावना है वो देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के सुस्त जो चाल है उसके कारण से 28 से बादल घनीभूत होंगे और कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी। तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पटना समेत दक्षिण मध्य बिहार में जो है आज गर्मी का प्रकोप जो है वो प्रचंड रहेगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आज भी पटना के साथ साथ जो 14 जिले हैं वहाँ लू की जो चपेट है वो देखने को मिलेगी। और इसको देखते हुए लोगों से ये सुझाव दिया गया है लोगों को कि आप दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप रहेगी तो इस दौरान अति आवश्यक काम ना हो तो ना निकलें, और निकलते हैं तो पानी का सेवन कर निकलें। और अभी फिलहाल मौसम जो है 28 तारीख तक जो है वो बिहार में ऐसे ही देखने को मिलेगा। कहीं बारिश होगी तो कहीं लू जो है अपना प्रकोप दिखाती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, आपातकाल पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है। संविधान हत्या दिवस काले दौर की याद दिला रहा है। भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। आपातकाल का विरोध करने वालों को नमन। हम लोकतंत्र संविधान की रक्षा करते रहेंगे। तो देखिए, आपातकाल पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है। संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे संबोधित किया है और बताया है कि ये एक काले दौर की याद दिला रहा है। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हमेशा करते रहेंगे। और फिलहाल